ये आकाशवाणी है। अब आप गौरव राघव से समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों के कार्यों की सराहना की है। श्री मोदी ने जरूरत के समय देश के लिए 24 घंटे काम करने वालों को देश का गौरव कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम व्यवसायों की मदद के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें हर संभव सहायता सुनिश्चित कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल पर उन्हें गर्व है क्योंकि संकट के समय इस काल में वे लगातार लोगों की सहायता कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व इस समय एकजुट होकर कोविड-19 से लड़ रहा है और मानवता इस महामारी पर जरूर विजय प्राप्त करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोविड-19 से संबंधित मंत्री समूह से बातचीत की। बैठक में लोगों की कठिनाइयां कम करने और उन्हें राहत प्रदान करने में मंत्रियों की भूमिका के बारे में विचार विमर्श किया गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि पूर्णबंदी में सीमित गतिविधियों की अनुमति देने संबंधी दिशा निर्देश और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित उपाय सराहनीय हैं। मंत्री समूह की बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रमेश पोखरियाल निशंक, पीयूष गोयल, संतोष गंगवार, स्मृति ईरानी और रामविलास पासवान ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई नीति की समीक्षा की है। नीति के नए प्रावधानों का उद्देश्य भारतीय कंपनियों के विलय और अधिग्रहण की संभावनाओं को रोकना है। नए नियमों में कहा गया है कि भारतीय सीमा से सटे देशों के नागरिक देश में केवल सरकार की अनुमति से ही निवेश कर सकते हैं। ये नीति उन कंपनियों पर भी लागू होगी जिनके मालिक इन देशों के नागरिक हैं या ये कंपनियां इन देशों में स्थित हैं। पाकिस्तान स्थित कंपनियां या पाकिस्तानी नागरिकों के स्वामित्व वाली कंपनियों को किसी भी क्षेत्र में निवेश के लिए सरकार की अनुमति लेनी होगी। देश में रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश प्रतिबंधित है। नई नीति में यह स्पष्ट किया गया है कि इन देशों से आने वाली एफडीआई के कारण भारतीय कंपनियों के स्वामित्व के हस्तांतरण और किसी परिवर्तन के लिए भी सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। कांग्रेस ने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में संशोधन के सरकार के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी ने कहा है कि इस फैसले से किसी भी भारतीय कंपनी की अधिग्रहण की प्रक्रिया मुश्किल हो जाएगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने इस फैसले के लिए केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया है। इस बीच कांग्रेस ने कोविड-19 के मुद्दे पर पार्टी की रणनीति तय करने के लिए एक परामर्श समूह का गठन किया है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में गठित इस समूह में 11 सदस्य हैं। देश में पिछले 24 घंटों में 991 लोगों में कोविड-19 के संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 14,378 हो गई है। इनमें 1,992 लोगों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 480 लोगों की मृत्यु हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज नई दिल्ली में बताया कि देश में संक्रमण से मृत्यु की दर लगभग 3.3% है। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर पर की गई कार्रवाई के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। पुदुचेरी में माहो और कर्नाटक में कोडागू में पिछले 28 दिन में संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया। 23 स्टेट्स में 45 अदर डिस्ट्रिक्ट है जहां पर भी पिछले 14 दिनों से कोई भी नया केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। 22 नए डिस्ट्रिक्ट्स 12 स्टेट्स में ऐसे आए हैं जहां पर कि पिछले 14 दिनों से कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर इसी तरीके से जिला स्थाई पर कंटेनमेंट स्ट्रैटेजी और लॉकडाउन पर हम काम करते रहें तो हमें लगता है कि हमें इसी तरह के पॉजिटिव रिजल्ट्स आते रहेंगे। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि केंद्र और राज्यों ने नागरिकों की समस्याएं दूर करने के लिए नियंत्रण कक्ष और हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं। सभी राज्यों ने जिला और राज्य स्तर पर आपात केंद्र शुरू किए हैं। ये आपातकालीन सेवा लोकेशन बेस्ड ट्रैकिंग या जीपीएस की मदद से पीड़ित व्यक्ति की लोकेशन को ट्रैक करते हुए अतिशीघ्र सेवा प्रदान कर सकती है। कोविड-19 के दौरान लॉकडाउन में इमरजेंसी में लोगों ने इस प्रणाली का काफी उपयोग किया है। गर्भवती महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, दिव्यांगजनों ने 112 का इस्तेमाल करते हुए सहायता पाई है। श्रम मंत्रालय ने मजदूरों की शिकायतें दूर करने के लिए 20 नियंत्रण कक्ष बनाए हैं। गृह मंत्रालय के टोल फ्री नंबरों से नागरिकों की शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। ये नंबर हैं 1930 और 1944। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आपातकालीन नंबर 112 भी काम कर रहा है। इस नंबर पर कॉल करके पुलिस, अग्निशमन विभाग और एम्बुलेंस सेवाएं हासिल की जा सकती हैं।
अधिकारी ने बताया कि कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे जिन विदेशी नागरिकों के वीजा की अवधि समाप्त हो गई है या होने वाली है, उनका ऑनलाइन आवेदन मिलने पर वीजा की अवधि 3 मई तक बढ़ाई जाएगी। भारत में फंसे विदेशी नागरिक यदि अनुरोध करेंगे तो वीजा की अवधि बिना किसी जुर्माने के 17 मई तक भी बढ़ाई जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति का अनुरोध किया है। श्री गंगवार ने राज्य सरकारों के श्रम मंत्रियों को लिखे पत्र में कहा है कि कोरोना महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए घोषित किए गए लॉकडाउन के संदर्भ में श्रमिकों के मुद्दों को सुलझाने के लिए केंद्र सरकार ने नियंत्रण कक्ष स्थापित किए हैं। राज्य सरकारों के श्रम विभागों को इन नियंत्रण कक्ष के समन्वय स्थापित करने के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे मंत्रालय ने इसके लिए एक हेल्पलाइन शुरू की है और देश के 20 हिस्से करके 20 स्थानों पर एक हमने श्रम विभाग के लोगों को इसका इंचार्ज बनाया है और मजदूर की समस्या 24 घंटे और पूरे 7 दिन हम लोग देखेंगे और जो संभव इसमें सहयोग है वो किया जाएगा। सभी से आग्रह किया गया है कि वो किसी मजदूर को नौकरी से न निकालें, काम करे या न करे उन्हें उसका वेतन मिले। केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि जूता उद्योग को कोविड-19 महामारी का फैलाव रोकने के लिए लागू लॉकडाउन की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार हर संभव सहयोग देगी। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारतीय जूता उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते हुए कहा कि सरकार पिछले 10 दिनों में छोटे उद्योगों को 5,204 करोड़ रुपए जारी कर चुकी है। ये राशि आयकर विभाग में रिफंड के तौर पर वापस की है। इससे इस उद्योग को बड़ी मदद मिलेगी। उन्होंने उद्योग से आयात का विकल्प और निर्यात की संभावनाएं तलाशने को भी कहा। भारतीय रेल पूर्णबंदी के दौरान अपनी सेवाओं के माध्यम से अनाज जैसी आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है। दैनिक आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति के लिए भारतीय रेल ने कल 3,600 बोगियों के जरिए अनाज पहुंचाया। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत विभिन्न उड़ानों के जरिए पूर्णबंदी के दौरान 463 टन अनिवार्य वस्तुएं वितरित की। नागर विमानन मंत्रालय द्वारा संचालित इन उड़ानों से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में अनिवार्य औषधियां भेजी गईं। लाइफलाइन उड़ान के अंतर्गत एयर इंडिया, एलायंस एयर, भारतीय वायुसेना और प्राइवेट विमान कंपनियों द्वारा 274 उड़ानें संचालित की गईं। उत्तर प्रदेश में दारुल उलूम देवबंद ने मुसलमानों से रमजान के महीने के दौरान स्वास्थ्य विभाग के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्हें लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन न करने की सलाह दी गई है। रमजान का महीना 25 अप्रैल से शुरू होने की उम्मीद है। राज्य के सहारनपुर जिले में दारुल उलूम देवबंद के वाइस चांसलर अब्दुल कासिम नोमानी ने इस संबंध में परामर्श जारी किया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए और किसी भी तरह की भीड़ से बचना चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दारुल उलूम देवबंद के मीडिया प्रभारी अशरफ उस्मानी ने कहा कि रमजान और तरावीह के बारे में बहुत जल्द विस्तृत फतवा जारी किया जाएगा। जिस तरीके से कोविड-19 रोज अफजू है और अपने पांव फैला रहा है, ये बिला शुबा तशवीश की बात है और इसके सद्देबाब के लिए मुश्तरका जद्दोजहद जरूरी है और जरूरी ये भी है कि महकमा सेहत की जो गाइडलाइन है उसके ऊपर अमल किया जाए। खास तौर पर लॉकडाउन की पाबंदी की जाए, बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए। रमजान शरीफ तशरीफ ला रहे हैं, इसमें भी इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि तरावीह में जो महकमा सेहत की गाइडलाइन है उससे सिवा अफराद न हो। सोशल डिस्टेंसिंग का उसूल अपनाना और इसको इख्तियार करना अगर जरूरी है तो वो किया ही जाना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कोविड-19 के रोगियों की सेवा करते हुए वायरस से मरने वाले कर्मचारियों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए के मुआवजा देने की घोषणा की। श्री केजरीवाल ने जहांगीरपुरी के कंटेनमेंट क्षेत्र में एक परिवार के 26 सदस्यों के कोरोना संक्रमित होने पर भी चिंता व्यक्त की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।